नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज। राजकाज में आज बात करेंगे राहुल गांधी की, यानी क्या 2024 में राहुल के सर ताज सज सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उनके और उनकी कांग्रेस के पुनर्जीवित होने की उम्मीदें जगी हैं, लेकिन क्या वो 2024 में ऐसा कर पाएंगे? उत्तर का एक हिस्सा इस प्रश्न में निहित है। असली राहुल गांधी कौन है? क्या हम अब भी उसे अच्छी तरह जानते हैं? राहुल गांधी के बारे में लिखना एक मुश्किल काम हो गया है। कांग्रेस नेता के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। 2024 में उनके चुनावी पदार्पण से लेकर अब तक जब भी वो अपनी भारत यात्रा जोड़ों के माध्यम से चर्चा पैदा कर रहे हैं। इस बीच उनकी पार्टी और समर्थकों ने कई आने वाली और राहुल 2.0 की कहानियों को आगे बढ़ाया है। इसके विपरीत भाजपा और उसके समर्थकों ने उन्हें भारतीय राजनीति का पप्पू करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत जोड़ो यात्रा ने केवल दोनों आख्यानों को तीव्र किया है। विशेष रूप से राहुल के खेमे से जो बड़े विचारों वाले एक प्रेम पूर्ण दयालु व्यक्ति की छवि को चित्रित कर रहा है, जो किसी से डरता नहीं, जो बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत नुकसान के बावजूद किसी से नफरत नहीं करता। एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक और जातिगत तनावों और आर्थिक असमानताओं को दूर कर सकता है और भारत को एकता और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इस छवि को प्रामाणिक पाया गया है और लोगों के एक बड़े वर्ग ने इसे हाथों हाथ लिया भी है। मुख्य रूप से वो लोग जो चाहते हैं कि पीएम मोदी जाएं, लेकिन इन सबके बीच असली राहुल गांधी कौन है? वो ऐसी परस्पर विरोधी विशेषताओं को कैसे आकर्षित करने आया? इस पर चर्चाएं होनी भी शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसका प्रतिनिधित्व तब उनकी मां करती थी, जिन्होंने पड़ोस में रायबरेली जाने का विकल्प चुना था। विदेशी मीडिया के साथ अपने पहले साक्षात्कार में राहुल ने खुद को एक एकजुट व्यक्ति के रूप में चित्रित किया और विभाजनकारी राजनीति कर धार्मिक और जातीय तनाव की निंदा की थी। वो शायद बाबरी मस्जिद के विध्वंस, उसके बाद आतंकी बम विस्फोटों और सांप्रदायिक दंगों के केंद्र में मौजूदा राजनीति पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। लोगों की चाहत कि राहुल कौन बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, इसकी गहरी जीवन परिभाषित आवश्यकता या लालसा और उनकी कमी की स्थिति, यानी अधूरा वादा, दिशा की कमी, अर्थ और उद्देश्य की अनुपस्थिति और अस्तित्व संबंधी चिंता अक्सर प्रत्येक को पोषित करती है। नफरत और भय से विभाजित दुनिया के बारे में राहुल की जागरूकता की उत्पत्ति उनके विशेषाधिकार प्राप्त लेकिन संरक्षित और दर्दनाक बचपन में भी हो सकती है। उन्होंने अपने चाचा संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु देखी तो 4 साल बाद ही अपनी दादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कि सिख सुरक्षा गार्डों के द्वारा हत्या दी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के उनके फैसले के कारण जवाब में हत्या कर दी गई थी, जिसमें खालिस्तानी अलगाववादियों और उनके नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाले की हत्या कर दी गई थी। उस समय राहुल मात्र 14 साल के थे। वहीं 21 साल की उम्र में उनके पिता को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE के आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजने के उनके फैसले के कारण मार डाला था। राहुल ने कुछ कांग्रेस नेताओं को पार्टी में अपनी मां की सत्ता को चुनौती देते हुए भी देखा था। सभी पूर्वानुमानों के विपरीत 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। राहुल ने अपनी सीट भी जीत ली। सोनिया ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का नेतृत्व करने के लिए मनमोहन सिंह को चुना था। भाजपा 1998 से केंद्र में सत्ता में थी और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसे कुछ लोगों को छोड़कर कांग्रेस में कई लोगों ने इस तथ्य से इस्तीफा दे दिया था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फिर से चुनाव लड़ेंगे। सोनिया जानती थी कि विदेशी मूल के मुद्दे के कारण अगर कांग्रेस जीत भी गई तो भी उनके लिए देश का नेतृत्व करना मुश्किल होगा। इस तरह की उत्तेजक परिस्थितियों में संकट से उत्पन्न अवसर की कई कहानियां वास्तविक रूप से सामने आती हैं। राहुल के लिए अपने परिवार और अपनी पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाना और यथास्थिति छोड़ना एक आदर्श व्यवस्था थी। उनके पिता राजीव गांधी, जो एक पेशेवर पायलट थे, उनके पास अपनी मां की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राहुल की मां सोनिया गांधी भी तब राजनीति में शामिल हो गई थी जब पार्टी की जिद उनकी अनिच्छा पर भारी पड़ गई थी। राहुल का मामला भी अलग नहीं था। उनके अक्सर असहनीय आवेगों के बीच संघर्ष, जीवन के वादे का पालन बनाम जीवन के दर्द से सुरक्षा आने वाले वर्षों में अक्सर उन्हें परेशान करेंगे। 2013 में अन्ना आंदोलन की उपज आपने दिल्ली में कांग्रेस को हरा दिया था, जहां सबसे पुरानी पार्टी 15 वर्षों से शासन कर रही थी। राहुल ने वादा किया था पार्टी का अकल्पनीय पुनर्निर्माण हुआ है,
लेकिन विनाश 2015 में दिल्ली में हुआ था। दरअसल पूरे भारत में पार्टी का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा था और असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल को अपरिपक्व, सनकी और अप्रत्याशित व्यक्ति बताते हुए बाहर निकलने का सिलसिला शुरू कर दिया था, जिसे सोनिया द्वारा भाजपा के फायदे के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था। कांग्रेस डूब रही थी। 2017 में राहुल ने अपनी मां से पार्टी की कमान ले ली। वो अब एक पैर भी पीछे नहीं रख सकते थे। ये वापसी का दूसरा और अंतिम द्वार था। 2019 के राष्ट्रीय चुनावों के ठीक पहले उनकी बहन प्रियंका अंततः औपचारिक पार्टी पद लेने के लिए सहमत हो गई और उन्हें उनके गुरु के रूप में देखा गया। लेकिन शायद राहुल उसी नफरत और डर के शिकार हो गए जिससे वो लड़ना चाहते थे। पीएम मोदी के खिलाफ उनका चौकीदार चोर है अभियान उल्टा पड़ गया। भाजपा ने इसे और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की नीच आदमी वाली टिप्पणी को उसी तरह भुनाया जैसे उसने 2014 में अय्यर की चाय वाला वाली टिप्पणी को भुनाया था और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी। राहुल अमेठी हार गए। उन्होंने दोष लिया और पद छोड़ दिया। पार्टी का औपचारिक नियंत्रण उनकी मां के पास वापस चला गया। अगले साल दिल्ली में कांग्रेस का फिर सफाया हो गया। जल्द ही राहुल के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में भी शामिल होने वाले नवीनतम नेता बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव न हारने के बावजूद कांग्रेस ने एक और राज्य खो दिया। असंतुष्ट नेताओं का एक दबाव समूह, जिसे G23 कहा जाता है, समाचारों की सुर्खियां बन रहा था। ये सब निराशा और विनाश था। उस समय राहुल के पास कोई औपचारिक पार्टी पद नहीं था, लेकिन वो 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस अभियान में एक प्रमुख व्यक्ति थे। पार्टी 403 सीटों में से सिर्फ 22 सीटें ही जीत सकी थी। भाव ये था कि यदि राहुल को कुछ करना है तो उनके पास औपचारिक अधिकार होना चाहिए। उन्हें युवा कांग्रेस के प्रभारी के साथ पार्टी महासचिव बनाया गया। अगले साल पार्टी के कुछ नेता पहले से ही उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रहे थे। 2009 में मनमोहन सिंह सत्ता में लौटे। राहुल ने अपनी सीट बरकरार रखी और उन्हें उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के मामले में पार्टी के पुनरुद्धार का श्रेय दिया गया। इसके 2 साल बाद प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन करने के लिए यूपी की मुख्यमंत्री मायावती की पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। हालांकि 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल का व्यापक प्रचार विधानसभा सीटों के मामले में उनकी पार्टी की किस्मत को पुनर्जीवित करने में विफल रहा। अमेठी संसदीय क्षेत्र की 15 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 2 पर जीत मिली थी। ये एक शर्मिंदगी थी, लेकिन दोष राहुल का नहीं था। इन सब के बावजूद 2013 में राहुल कांग्रेस उपाध्यक्ष बन गए। आदर्श रूप से उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में तब तक बने रहना चाहिए था जब तक उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में वापस नहीं आ जाती, लेकिन वो बीपी सिंह नहीं थे, गांधी थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल ने फिर अपनी नई भूमिका संभाली। इसके तुरंत बाद उन्होंने केंद्र में अपनी ही पार्टी की सरकार के एक अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया, जिसे सहयोगी दागी राजद दल के लालू यादव और अन्य को बचाने के एक उपकरण के रूप में देखा गया था। हालांकि एक गुस्सैल युवा व्यक्ति का आदर्शवादी कदम था, लेकिन इसने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधिकार को भी नष्ट कर दिया था। लगभग उसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के शुभंकर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने राज्य में लगातार 3 चुनाव जीते थे, 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उभर रहे थे। 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन, जिसे भाजपा के वैचारिक माता पिता आरएसएस द्वारा समर्थित माना जाता था, उसने कई कांग्रेस नेताओं को भ्रष्ट के रूप में चिन्हित किया था। अदालतें केंद्र सरकार से जुड़े घोटालों के सभी मामलों की सुनवाई कर रही थी। यहां से राहुल के लिए जिंदगी और भी कठिन होने वाली थी। भाजपा ने उन्हें राजनीति के पप्पू के रूप में ब्रांड करना शुरू कर दिया था। इस लेबलिंग को कुछ हद तक उनके भाषण की गलतियों और भाजपा की 24/7 चुनाव मशीन से मेल खाने में असमर्थता के कारण बनी एक गैर गंभीर राजनेता की छवि से मदद मिली थी। भाजपा को पता था कि गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हालांकि राहुल और सोनिया ने फिर से अपनी सीटें बरकरार रखी, लेकिन भारत बदल गया था। कांग्रेस को अपने सबसे खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और 2009 की 206 सीटों से कम होकर केवल 44 सीटें जीती। तेजी से माना जा रहा था कि पीएम मोदी 2024 में वापस आ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कांग्रेस ने मई 2022 में राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया था। ये पार्टी के पिछले विचार मंथन से अलग था। उदयपुर शिविर राहुल के लिए खुद को देखने और बदलने का निर्णय लेने के लिए एक दर्पण का क्षण था। कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ते समय राहुल ने स्पष्ट किया था कि कोई गैर गांधी ही पार्टी की कमान संभालेगा। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो राजनीतिक गुमनामी में चले जाना
या फिर दूसरी राह पर चले जाना। जबकि उदयपुर के पुनरुद्धार रोड मैप पर अभी भी चर्चा हो रही थी। संकट अगस्त में और गहरा हो गया था जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के साथ अपने 5 दशकों के रिश्तों को समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि अपरिपक्व राहुल ने कांग्रेस के पूरे परामर्श तंत्र को ध्वस्त कर दिया है और भाजपा को अनुमति दे दी जीत की। परेशान होने के बावजूद राहुल ने खुद को और पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सितंबर में अपनी 5 महीने की कठिन कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। योजना को अंतिम रूप उदयपुर में दिया गया था। इसके अगले महीने कांग्रेस को 24 वर्षों में पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिला। हालांकि यह स्पष्ट था कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार की पसंद थे, जो पार्टी का मार्गदर्शन करना जारी रखेंगे। ये एक प्रतीकात्मक इशारा था और अन्य सभी दलों के लिए एक सबक था। अपने 100 दिनों से अधिक के जन संपर्क पैदल मार्च में राहुल को फिल्मी सितारों, अर्थशास्त्रियों से लेकर आम लोगों तक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से समर्थन मिला। राहुल इस बार चौकीदार चोर है वाली गलती नहीं दोहरा रहे थे। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी में इधर के कुछ सालों में परिपक्वता देखी जा रही है। शांति के साथ भाषण देते अचानक आक्रामक होकर मोदी पर हमला बोलते भी उन्हें देखा गया है। लोकसभा के मानसून सत्र में तो उन्होंने हदें पार करते हुए प्रधानमंत्री को मणिपुर हिंसा पर घेरा और उन्हें भारत मां का हत्यारा तक बता डाला। आपको भी सुनाते हैं राहुल गांधी का वो आक्रामक अंदाज क्या था। सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर शब्द प्रयोग किया। मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। रावण 2 लोगों की सुनता था। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। माननीय सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है। हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश
ही हो। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी मेरे खिलाफ व्यवस्थित रूप से बदनाम करने वाला अभियान चला रही है। क्या भारत की जनता गुजरात और दिल्ली के नगर निगम चुनावों में जो हुआ वो भारत जोड़ो यात्रा से तत्काल चुनावी लाभ चाहने वालों के लिए बुरी खबर थी? राजस्थान में उनके दो प्रमुख सिपहसालार अभी भी सीएम की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। राहुल हिमाचल प्रदेश से अनुपस्थित थे, जहां से प्रियंका के प्रचार के कारण कांग्रेस को एक दुर्लभ चुनावी जीत मिली। लेकिन तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल के उन्मादी चुनाव प्रचार के बिना भी कांग्रेस के लिए पंजाब जीत लिया था। और लोग राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में अलग अलग तरीके से मतदान करते हैं। कुछ वर्गों के बीच ये मिथक है कि भाजपा पूरे भारत का नहीं तो सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। संख्याएं बताती हैं कि 2014 और 2019 के बीच भाजपा का वोट शेयर लगभग 30% से बढ़कर 40% हो गया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर दोनों चुनावों में लगभग 19% रहा। इसलिए 2019 के मानकों के अनुसार भी भारत की लगभग 60% मतदाता जनता ने भाजपा का समर्थन नहीं किया। इस तथ्य को देखते हुए कि मुस्लिम देश की आबादी का 15% हिस्सा मुस्लिम है, 40% हिंदुओं ने 2019 में भाजपा को वोट नहीं दिया। 2014 में यह लगभग 50% था। निष्पक्ष होने के लिए सभी आवश्यक रूप से भाजपा विरोधी मतदाता नहीं है। सैद्धांतिक रूप से उनमें से कुछ भाजपा के लिए जा सकते हैं यदि उनके पास विकल्प नहीं है, लेकिन वे निश्चित रूप से गैर भाजपा मतदाता हैं और यहीं पर भाजपा का सबसे शक्तिशाली चुनावी हथियार निहित है, यानी भारत के राजनीतिक पक्ष का विखंडन। ये गैर भाजपा मतदाता लगभग 40 पार्टियों में बटे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या राहुल और उनकी कांग्रेस 2024 में भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए प्रेरित कर सकती है? क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा महज एक नवीन ज्ञानवर्धक राजनीतिक दर्शन है या एक स्मारक विजयी चुनाव रणनीति है? इसका जवाब अकेले राहुल और उनकी कांग्रेस नहीं दे सकती। देश की बहुसंख्यक जनता भी दबाव देगी कि क्या वे अब भी पीएम मोदी के करिश्मे से मुग्ध हैं या उनमें हिंदुत्व की राजनीति की थकान है। इससे तय होगा कि राहुल बड़े हो गए हैं और बदल गए हैं। उनकी दादी गूंगी गुड़िया से दुर्गा बन गई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। क्या वो अपनी पार्टी को एक विजयी मशीन बना सकते हैं? ये सब इस बात का उत्तर देगा कि उनकी राजनीतिक कहानी का अंत विजय से होगा या त्रासदी में। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को मात दे दी थी। खड़गे को 7,897 वोट मिले तो शशि थरूर को 1,072 वोटों से संतोष करना पड़ा, जबकि 416 वोट रद्द हो गए थे। 24 साल बाद कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के बाहर किसी के हाथ में गई है। ऐसे में खड़गे के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। कांग्रेस के सियासी इतिहास में 2 दशक के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। कांग्रेस से परिवारवाद का टैग हटाने के लिए राहुल खुद चुनाव नहीं लड़े और प्रियंका गांधी को भी लड़ने नहीं दिया। इस तरह से 44 साल बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे 90% वोट हासिल कर सांसद शशि थरूर को मात देकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कराकर संघर्ष पद पर आगे बढ़ने के लिए पार्टी ने भले ही अपने कदम को बढ़ाया हो, लेकिन नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियों की लंबी फेहरिस्त है। मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर कांग्रेस का ताज ऐसे समय सजा है जब पार्टी अपने इतिहास के सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी हुई है। कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है और संगठन बिखरा सा नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी। खड़गे के सामने कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वापस लाने और खुद को साबित करने जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के सिलसिले पर ब्रेक लगाने का चैलेंज भी। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौती ये है कि पहले तो कांग्रेस नेताओं में ये आत्मविश्वास पैदा करें कि पार्टी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल कर सकती है। इसके साथ जमीनी स्तर पर कांग्रेस संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल पैदा करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कार्यकर्ताओं में भविष्य को लेकर कोई उम्मीद जगे। कांग्रेस संगठन पूरी तरह से बिखरा हुआ है और नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में दोबारा से कांग्रेस को खड़ा करने और उसमें जान डालने का काम खड़गे को ही करना है। कांग्रेस जमीन से पूरी तरह से 1990 के बाद कट गई है। इसी का नतीजा है कि जमीनी स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक समझ रखने वाले नेता कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष बने खड़गे को अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास का भाव पैदा किए बिना पार्टी संगठन की राजनीतिक क्षमता में उम्मीदों का पंख लगाना आसान नहीं होगा। इस दोहरी चुनौती को तोड़े बिना कांग्रेस को संकट से उबारे बिना आगे नहीं बढ़ेगी और कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को हवाई नेताओं की जगह जमीनी और प्रतिभाशाली नेताओं को पार्टी में जगह देनी होगी। कांग्रेस के अंदर युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन नहीं बन पा रहा।
इसके चलते कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 36 के आंकड़े हैं, तो कर्नाटक में डी शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच भी सियासी वर्चस्व की जंग चलती रही है। ऐसे ही गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब में भी युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच बेहतर तालमेल नहीं बन पा रहा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के युवा और बुजुर्ग नेताओं के साथ लेकर चलने की चुनौती है। कांग्रेस का सियासी आधार लगातार खिसकता जा रहा है, जिसके चलते एक के बाद एक राज्य की सत्ता हाथ से निकलती गई। बीते दिनों बेंगलुरु में विपक्षी एकता ने इंडिया नामक संगठन बनाया, जिसकी कमान अभी तक किसी के हाथों में नहीं है, चेहरा किसी का नहीं, संयोजक कोई नहीं बना, लेकिन इंडिया के सहारे राहुल की कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन बीजेपी को मात देने की तैयारी में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया 2024 में मोदी के सामने क्या चुनौतियां पेश कर सकता है। हालांकि इंडिया के गठन के बाद ममता बनर्जी से लेकर अन्य विपक्षी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जोश का प्रदर्शन किया था और हुंकार भरी थी कि इंडिया के सहारे ही मोदी को 2024 में सत्ता से हटाकर राहुल गांधी या विपक्षी गठबंधन को सत्ता मिलेगी। क्या कुछ थी इनकी प्रतिक्रिया, सुनाते हैं आपको। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental इंक्लूसिव अलायंस। हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, उससे बचाना है। लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक ज़माने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। और खास पेशकश राजकाज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।